क्या हुआ भाई? कहाँ से बंद हुआ? शॉपिंग बंद हुआ? कैसे अपने आप चल रहा है? पहले से अपना चलाओ इसको सब लाइट जल रही है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक स्थिति। और इसमें जो रहेगा वर्ड एवं ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको वर्णाश्रम व्यवस्था, इसमें दोनों आ जाएगा। लिखिए बोले वर्ड एवं आश्रम व्यवस्था, वर्ड एवं आश्रम व्यवस्था मौर्य काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। कौटिल्य ने चार वर्णों का ही वर्णन किया है, चार वर्णों का ही जैसे जो इनकी बुक है अर्थशास्त्र, उसका सिर्फ नाम अर्थशास्त्र है, उसमें मतलब इकोनॉमी से संबंधित कुछ नहीं। उसमें उनका अर्थशास्त्र है, उसमें अब कुछ नहीं, मतलब ये उस समय की जो सामाजिक स्थिति सारी स्थिति के बारे में है। मतलब जैसे तुमको ये लग रहा है कि अर्थशास्त्र है तो उसमें सिर्फ इकोनॉमी की चीज होगी ना, ऐसा नहीं है। उनकी वो पुस्तक का नाम है उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जितनी स्थितियां थी सबका वर्णन किया गया है। क्या लिखे का ही वर्णन किया है तथा उनका व्यवसाय निर्धारित किया है, तथा उनका व्यवसाय निर्धारित किया है। हाँ, व्यवसाय निर्धारित किया है। पहले की तरह मौर्य वंश में भी ब्राह्मणों की प्रधानता थी। इन चारों वर्णों के अलावा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक नए वर्ड वर्ण संकर जातियों का एक नए वर्ड लिख के बता दो। वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। अब ये क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने बताया था कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ जाति व्यवस्था आई है। जैसे हमारी जातियां अंतर्विवाही है। क्या है? अंतर्विवाही, मतलब कि एक जाति का विवाह उसी जाति में ही होता है। ठीक,
लेकिन 1955-1954 के विशेष विवाह अधिनियम 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जब शिक्षा हमारे बढ़ा तो लोगों को अधिकार दे दिया गया कि आप अंतर जाति विवाह भी कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात ही बात है। पहले क्या था, मूल रूप से जातियां अंतर विवाहित होती थी, मतलब एक जाति का विवाह एक ही जाति से हुआ, दूसरी जाति में नहीं। सेम यही कंडीशन वर्ण व्यवस्था में थी कि एक वर्ण के लोगों का विवाह एक वर्ण में ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी, कभी कभार एक वर्ण नीचे के वर्ण या ऊपर के वर्ण का लड़का लड़की की शादी जब हो जाती थी, या ऐसे आप समझिए जब दो वर्णों के लड़के या लड़की से मिलने के बाद जो बच्चा जन्म लेता था उसे क्या कहा जाता है, वर्ण संकर। या ऐसे समझिए कि लड़का अगर क्षत्रिय है और लड़की अगर वैश्य है, ठीक है, इनसे जो बच्चा पैदा होगा उसे क्या कहा जाएगा, वर्ण संकर। ठीक, मतलब कि वर्ण चार थे, लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक नई जाति वर्ण संकर का प्रयोग किया है। वर्ण संकर का होता है जो दो वर्णों के मिलने से होता है। दो वर्ण मिल गए, जरूरी नहीं है, तो हमने आपको उदाहरण बता दिया, हो सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता है ब्राह्मण वैश्य हो, मतलब दोनों के अलग अलग वर्ण, लड़का अलग वर्ण का और लड़की अलग वर्ण की। जब एक हो मतलब उनके जब विवाह होता था या एक साथ रहते थे तो उनसे जो बच्चा पैदा होता था या जन्म लेता था उसी क्या कहा जाता था, वर्ण संकर। ठीक, आगे देखिए। इनकी उत्पत्ति देखिए वही बात आ रही है जो हम बताए हैं। इनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह से नहीं, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के कारण भी अब ये क्या होता है, कौन बताएगा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह है? हाँ, तो कौन सा विवाह हो गया, अनुलोम। ठीक, और उसी को उल्टा प्रतिलोम। तो बात वही आ गई ना, मैंने बताया आपको कि दो वर्ण भाई, अगर लड़का अगर क्षत्रिय है, लड़की वैश्य है, कौन सा विवाह हो गया, अनुलोम हो गया। इसी को अगर उल्टा कर तो कौन सा हो गया, प्रतिलोम हो गया। बात वही हो गई। हमें बस ये चाहिए कि दो वर्ण के लोगों का विवाह हुआ, क्योंकि उनसे जन्म लेने वाले बच्चे को हम क्या कहते थे, वर्ण संकर। अब वो अलग की बात है कि अगर लड़का उच्च जाति का है, लड़की निम्न जाति की है या वर्ण की है, तो वह अनुलोम विवाह होगा। उनसे ऊपर होने वाला बच्चा क्या होगा, वर्ण संकर होगा। और उच्च जाति की लड़की हो और निम्न जाति का लड़का हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह होगा। और उस विवाह के बाद जो बच्चा जन्म लेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे। क्लियर हुआ कि वर्ण संकर दो जातियों या दो वर्णों के मिलने के बाद जो नया जन्म होता है बच्चे का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण संकर। और कभी कभी एक उस समय एक गाली, जैसे इनको भाई आज तो ये आम बात हो गई, लेकिन पहले ये इन जातियों को बहुत तुच्छ माना जाता था। जैसे गाली शब्द जो होते हैं बहुत गाँव में दिए जाते हैं कि नालायक, दुसाद, ये दुनिया भर की चीज़ें जो शब्द आते थे, लेकिन अब फैशन हो गया है। अब क्या हो गया, फैशन हो गया है। अब अगर एक ही जाति के लोग हैं, काले हैं, तो सोचते हैं किसी गोरे वाली जाति में विवाह हो जाती है, हमारा जो लड़का जन्म लेता है उसको गोरा हो जाता है। सही बता रहे हैं। अब चीज़ें लोग बदलने का मतलब कि लोग त्रास में जाकर के शादी विवाह करने को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका कारण क्या है, अब हमारा जो सामाजिक बंधन था वो थोड़ा ढीला हो गया है। क्यों हो गया है, एक तो हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता को मतलब महत्व दे दिया गया कि नहीं, कोई भी लड़का या लड़की अगर बालिग
स्वतंत्र है, अगर बौद्धिक रूप से शारीरिक रूप से अगर निर्भेद है, परिपक्व हो चुका है, तो कहीं भी किसी से भी शादी विवाह कर सकता है। हमारा अधिनियम जो है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, और ये है विशेष विवाह अधिनियम। ठीक, हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि एक हमारे यहाँ जो विवाह की प्रथा होगी, एक विवाही होगी। ठीक, हिंदू धर्म में एक पत्नी के रहते कोई व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता, मतलब वह अवैध है। वही चीज स्त्री पर भी लागू होती है, एक पति के रहते वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, अवैध है। लेकिन ये सब ठीक ठाक चल रहा था, तब तो ये वो विशेष विवाह अधिनियम में लाया गया 1954। किसको? देखो होता क्या है कि कभी कभी होता है कुछ चीजें बिल पेश हो गया, हमने आपको बताया है ना कि 54 पर जैसे मान लो हो सकता है कि यह बिल पेश हो गया कब 54 में और पास हुआ कब 1980 में, तो क्या अधिनियम का नाम 1980 रखा जाएगा? ये रखा जाएगा ना। जब बिल पेश कर दिया जाता है तो वो सत्र उसे चलता है। जैसे मान लीजिए अभी अगर आप लोग एडमिशन या किसी का एडमिशन हो गया है 2023 में और आप एक साल गैप कर देंगे, आपका जो मार्कशीट तो 23 ही माना जाएगा ना। तो बिल जब सदन में या संसद में पेश की जाती है, वह बिल का नाम तब रख दिया जाता है। अभी बिहार में एक अधिनियम आया 1924 का, वह अधिनियम 24 का आया है, लेकिन आया है 26 में, तो उसका नाम 26 तो होगा नहीं। ठीक, मतलब जो कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर है, तो आप ऐसे समझो कि जब कोई चीज शुरुआत हो जाती है, चाहे बिल हो चाहे कोई बात हो, तो उसका नाम उसी समय पड़ जाता है। तो ये हो सकता है कि जल्दी 55 में पेश किया गया, 55 में पास हो गया, और 54 में किया गया, 54 में नहीं पास हुआ होगा। तो फिलहाल ये अब इसमें क्या कर दिया गया कि अभी हमने बताया कि हमारी जाति है वह अंतर विवाही थी। इसमें 1955 में था, जाति अंतर विवाही थी और एक विवाह का प्रावधान था। लेकिन इसमें कह दिया गया कि नहीं, हम अंतर जाति विवाह कर सकते हैं किसी एक जाति से अलग जाति में, और अंतर जाति भी कर सकते हैं, अंतर धार्मिक भी कर सकते हैं। मतलब धर्म और जाति हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, तो बात जब इसको हम बदल सकते हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी बदल सकते हैं, इसके लिए भी बदल सकते हैं ना, वर्णशंकर के लिए। क्योंकि पहले वर्णशंकर क्या था, एक गाली था, समाज में अपमान था। आज क्या हो गया है, फैशन हो गया है। आज फैशन हो गया ना, जैसे कपड़े का फैशन हो गया। पहले कपड़े जो थे बिल्कुल एकदम संस्कारी, व्यवस्थित, ठीक, चाहे लड़कियों के चाहे जिसके। तो ये जब फैशन धीरे धीरे क्या होता है कि जब चीज़ें बदलती हैं, चाहे मॉडर्न हो चाहे हमारी भौतिकवादी संस्कृति हो, आते आते धीरे धीरे होता क्या है कि जिस चीज़ को हम पहले बिल्कुल व्यवस्थित मानते थे, उसको हम लोग फैशन के रूप में उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। मतलब समय के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर देते हैं कि नहीं ठीक है। तो सेम बात वही है, ये उस समय का वर्णशंकर था। आज के समय में अपनी नस्ल और जाति बदलने के लिए लोग फैशन बना के चलते हैं कि नहीं, हम एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह करेगा, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में विवाह करेगा, और उसका एक कारण ये भी होता है कि हमारी नस्लें बदल जाए। लिखिए, देखिए इसमें लिखा भी है, इन जातियों में जो हमने बताया ना, दुसाल प्रसाद सब लिखा गया है, लेकिन इसको लिखना नहीं है। देखिए, उल्लेखनीय है कि कौटिल्य ने सभी वर्णशंकर जातियों को शूद्र ही माना है।
क्लियर हो गया? मतलब कि चाहे जिस वर्ण का लड़का लड़की रहा हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय में ही रहा हो, लेकिन अगर उनसे जन्म लेने वाला बच्चा वर्ण संकर है तो कौटिल्य ने क्या उनको माना? शूद्र। मतलब की बात वही आ गई ना कि एक तरीके से उनकी जो सामाजिक स्थिति थी बिल्कुल निम्न थी, छोटी थी, ना के बराबर थी। भले ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच का पैदा हुआ लड़का वर्ण संकर अगर आता तो उसको क्या माना जाता था? शूद्र। मतलब कि एक तरीके से उस समय अपमान के दृष्टि से देखा जाता था वर्ण संकर। आगे लिखिए, मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है, अपने इंडिका में लिखा है एक वर्ण का विवाह दूसरे वर्ण में ही होता था, लेकिन एक वर्ण का मतलब काया एक वर्ण के लोगों का, ऐसे लिख सकते हो आप, एक वर्ण के लोगों का विवाह एक ही वर्ण में होता था, लेकिन ब्राह्मणों को यह छूट थी कि वह अपना व्यवसाय भी बदल सकता था और अपना वर्ण भी बदल सकता था। नहीं, थोड़ा सेंटेंस में बोल गया, बताओ सर क्या लिखो। लेकिन ब्राह्मणों को यह छूट थी कि वह अपना व्यवसाय भी बदल सकता था अपन और दूसरे वर्ण में विवाह भी कर सकता था, ऐसे दूसरे वर्ण में विवाह भी कर सकता था। हाँ देखिए, अब यहाँ समझिए चीजों को। देखिए इतने में ही आप मान लगाइए कि मौर्य काल में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, ठीक। चूंकि ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सारी चीजें उन्हीं की बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? ये सबसे ऊपर उच्च वर्ग में थे और बाकी लोग को बना दिए कि ताकि हमारी स्थिति बरकरार रहे, बनी रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, कौटिल्य ने कहा कि 4 वर्ण थे, लेकिन कुछ मारामारी यहाँ भी थी। एक 5वीं जाति की बात उसने कर दी, किसकी? वर्ण संकर की। अब लेकिन जो मेगस्थनीज था उसने जब इंडिका को लिखा तो खुल के तो नहीं लिखा इसकी बात, लेकिन उसने इशारा कर दिया कि एक वर्ण का विवाह एक ही वर्ण में होता था, लेकिन यह चीज ब्राह्मणों के लिए छूट था। मतलब कि ब्राह्मण चाहे तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कर सकता है। क्लियर हो गया ये? तो इसका मतलब कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होने के बाद जो बच्चा जन्म लेता था या जो बच्चा पैदा होता था उसे हम क्या कहते थे? वर्ण संकर। तो मतलब कि ब्राह्मणों को व्यवसाय बदलने, वर्ण व्यवस्था हमने क्या बताया था आपको कि जब अगर कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण में जन्म ले लिया तो पूरी आजीवन उसका जो व्यवसाय होता था शूद्र का ही रहेगा, वो लोगों की सेवा करने वाला ही काम करता, पूरा जीवन वो अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता था। लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया कि अपने को उससे फ्री रखा, कहा कि हम अपना व्यवसाय बदल सकते हैं और हम अपने वर्ण के अलावा भी किसी वर्ण में विवाह कर सकते हैं। मतलब कि उसने भी दिमाग लगाया हम कि अपनी लड़की किसी को नहीं देंगे, अपनी लड़की किसी को नहीं देंगे, लेकिन लड़के की शादी तीनों वर्ण में कर सकते हैं। मतलब समझिए वही बात, आज भी चीजें वही है। आप अगर देखेंगे तो अब तो खैर बहुत चीजें बदल गई, अब तो सब कुछ तोड़ के व्यक्ति बिल्कुल पैसे पे आ गया है, पावर पे आ गया है और प्रतिष्ठा पे आ गया है। 3 चीजें हैं आज के समाज में, पावर, प्रतिष्ठा और पैसा। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, अगर वो शूद्र जाति का है आपके गांव में, हमारे गांव में, कहीं भी, तो देखिए उसके यहाँ जितने भी सवर्ण हैं या पावड़ हैं, जितने लोग
उनको शूद्र बोलते थे, परिस्थिति जातियाँ बोलते थे, उनके घर में जाके दरबार लगाते हैं। दरबार लगाने का मतलब जाके हाल चाल पूछना, वही दरबार लगाना हो गया। और अगर वही व्यक्ति अगर कहीं कोई बिल्कुल छोटी जाति का है तो उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो वो अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है जो एससी है, शूद्र है, अगर उसके पास पावर भी है, प्रतिष्ठा भी है, पैसा भी है, तो लोग अपने यहाँ के लड़कियों को विवाह करने के लिए आतुर हो जाते हैं कि विवाह हम कर सकते हैं। अभी आप देखे होंगे कि बहुत सी ऐसी ब्राह्मण लड़कियां हैं जो किसी मुस्लिम के साथ शादी की हैं, एससी के साथ शादी की हैं। तो क्यों की है? इसीलिए की है। उनको सिर्फ क्या देखना चाहिए कि फायदा देखना चाहिए कि अगर कोई एससी है, कोई ओबीसी का लड़का है, अच्छे पद पे है, प्रतिष्ठा भी है, सम्मान भी है, पावर भी उसके पास है, पैसा भी है, तो क्या वो शादी करेंगे। लेकिन आप देखिए अगर इनके यहाँ कोई पावर प्रतिष्ठा वाला हो जाए और कोई छोटी जाति का लड़का लड़की जाकर शादी कर रहा बताइए, बिल्कुल नहीं, उन्हें नहीं देंगे, ये पूरी जात की मिट्टी बुला देंगे। अभी एक तुम लोगों ने नाम सुना होगा, क्या नाम था, साक्षी मिश्रा, जो एक विधायक की लड़की थी, 7-8 साल पहले की बात है। तो उसके यहाँ एक ड्राइवर था, ये इलाहाबाद का मामला था, सर्वोच्च पास ही रहते हैं ना, तो ये कुड़ाव का मामला था। तो वो उस विधायक गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था, और वो जो विधायक था पंडित था, और उसकी लड़की थी साक्षी मिश्रा। तो लेकिन ये जो था पढ़ा लिखा था, तो वो लड़की जो है मतलब उसके साथ भाग गई यहाँ पे शादी करके। तो पूरी वहाँ की जो मतलब ब्राह्मण कौम थी पूरा एकदम आक्रोशित हो गई थी। फिर उन लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर के अपनी मतलब जान माल की सुरक्षा को दिया, सब कुछ दिया, तब जाकर के तब वो मालिक नहीं थी। 2-4 महीने बाद 21 साल उसका होता, तो 2-4 महीने इधर उधर करने के बाद तब जाकर वो फ्रंट पे आके शादी करके आ गए। तो ये चीज़ें होता क्या है, अभी अगर वही लड़का किसी पद पे होता, किसी अच्छे मंत्री होता, नेता होता, तो तब शांति रहती, तब कोई पूरा बात। कुल मिला करके आप ऐसे समझिए ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, आज हम लोग जाति को तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग जाति को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो राजनीति है, जो नेता लोग हैं, कल हमने बताया था ना, ये जाति को इकट्ठा करके और जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। क्यों? अपने जाति का वोट लेने के लिए। अभी आप देखेंगे हर पंचवर्षीय में एक ऐसे नेता उभर के आ रहे हैं, इस जाति के नेता, उस जाति के नेता। कोई यादव का वोट ले रहा है, कोई राजभर का ले रहा है, कोई पटेल का ले रहा है। तो अपने को कल हमने बताया था ना कि जाति में कूट के और जाति निकाली जा रही है, ताकि हमारा वोट बैंक क्या हो, बढ़े। तो जब हम लोग वही हमारे अंदर जातिवाद का विष घोल रहे हैं, तो जब वो घोल रहे हैं, सारे तरफ घुल रहा है, तो हम पढ़ भी रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पर दिमाग में ये चीज़ है कि हम भी वही करेंगे, क्योंकि हमारे साथ वही हो रहा है। तो ये या नहीं तो ये जो जिस हिसाब से लोग शिक्षित हो रहे हैं, अगर ये नेताओं को एक तरफ रख दिया जाए तो जातिवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में जितने अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, उतना ज़्यादा जातिवाद होता है। आप यहाँ से और ऊपर जाएंगे, अभी आप विश्वविद्यालय पढ़ने चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, वहाँ इतना घोर जातिवाद आपको देखने को मिलेगा। 2 ही नंबर आपको कम देंगे, लेकिन कम जरूर देंगे, बराबर नहीं देंगे। 2 ही नंबर, 1 ही नंबर कम देंगे, लेकिन कम देंगे। उनको मतलब वो वैसे ही बराबर तो देना ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, कब तक तुम प्रोफेसर रह जाओगे, जो आपके साथ हुआ है, आप भी जब बैठोगे तो कहोगे आओ हम भी अपने वालों को बराबर देखते हैं। तो जब सिस्टम ये होता कैसे है कि ये जो नेता लोग हैं, ये यही जातियों क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और इनके अंदर जातिवाद मतलब अपन जातिवाद होता क्या है, अपनी जाति की अच्छाई और दूसरी जाति की बुराई, मतलब अपने अंदर हम की भावना और उनके अंदर वे की भावना। वे दूसरी जाति है तो वे हो गए, और हमारे जो जाति के जितने लोग हैं तो हमारे अपने हो गए, मतलब हम की भावना होगी, जातिवाद हो गए। तो इस तरीके से ये हैं। तो ये जो चीज़ें बनाई गई थी, वो आश्रम व्यवस्था, ये बहुत सोच समझी राजनीति उस समय थी, और इसको कुछ बीच में थोड़ा सा मामला ठीक ठाक हुआ था, लोग जातियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन तब तक ये जो राजनीति में जातिकरण जो हो गया, राजनीति का जो जातिकरण हो गया, तो इसमें जो है नए नेता लोग उभर के आ रहे हैं, और नई जातियाँ खोज करके उनको एकजुट करके उनके दिमाग में भरना, इनको वोट नहीं देना है। हम लोग तो अपने हैं, अरे हम लोग 3 पीढ़ी वाले अपने हैं। कृष्ण भगवान जो थे ना, वो हमारे दादा के वो थे, वो ऐसा बना करके ले आके उनके जन्मदिन पे, उनके मदन दिन पे कोई न कोई पूजा पाठ करके
आपको ले जाएंगे और फिर आप उनको वोट करेंगे, वो वहाँ बढ़िया राजनीति करेंगे। यही होता है। तो कुल मिला के ये मौर्य वंश, मौर्य काल के पहले से ही वर्ण व्यवस्था की बात अगर हम करें तो इसका वर्णन ऋग्वेद, सबसे पहले इसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भाई लिखित में जैसे हम लोग इतिहास को जानने के साथ हम लोगों ने पढ़ा जब, तो हम लोग मौखिक पढ़ा, खुदाई से पढ़ा, मुहर से है, लेकिन जब लिखित की बात आती है, वेद और पुराण की बात आती है, तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, सबसे प्राचीन भी है। उसमें लिखा हुआ है कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी। तो इसका मतलब शुरू से ही थी, मौर्य काल में भी आई, और यही वर्ण व्यवस्था आगे चल के जाति का उदाहरण कर ली है। और ये बनी बनाई साजिश थी। इसी की वजह से लोगों के कार्यों में परिवर्तन नहीं हो पाया। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जो शूद्र थे, या जिनको हम SC/ST कहते हैं, जो उनके लिए जितने घृणित कार्य थे, सरकार जब हमारे लोकतंत्र की स्थापना हुई तो मानवता के आधार पर जो घृणित कार्य थे वो बंद करा दिया गया। घृणित कार्य मतलब बहुत कुछ था, जितनी भी गंदगी होती थी, चाहे कोई पशु मर जाता था, कोई जानवर मर जाता था, तो कोई छूता थोड़ी था। उनको गांव के उनको बिल्कुल किनारे बसाया जाता था। शूद्रों को हर गांव के किनारे बसाया जाता था। कोई ऐसा मरा जिया, कोई इससे गंदगी चीज पर उनको बुलाया जाता था, वही उसको तोड़ फाड़ के उठा के ले जाते। यही तो होता था ना पहले, आज के 40-50 साल पहले। और ये जो गंदगी होती थी, जिसको हम लोग शुद्ध मल कहते हैं, पहले ना तो शौचालय था, ना तो कोई व्यवस्था इस तरह की थी, बाहर सब कुछ होता था। तो एक उनका काम था उसको इकट्ठा करके जब सूख जाता था उसको उठा के फेंकते थे। इतना घृणित कार्य होता था। लेकिन जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो बहुत सारे कानून बना करके इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि आज झाड़ू भी लोग अगर मारते हैं तो साफ सफाई से मारते हैं। जैसे अगर आप उधर देखेंगे जहाँ नगर निगम है या जहाँ शहरों में झाड़ू लगाया जाता है, तो वहाँ भी आप देखेंगे तो उनके लिए बड़ी व्यवस्था बनाई गई है कि ग्लव्स लगा के आना है, मास्क लगाना है। मतलब ये कहा जा रहा है, बताने का मतलब है कि ये भी मानव है। और अब चीज़ें बदल गई है कि पहले झाड़ू का काम सिर्फ वही करते थे। मायावती आई, सफाई करने का विज्ञापन निकाल दिया, सारे के लोग भर गए, सारे जाति के लोग भर गए। तो उसमें हम कह रहे हैं अगर 20% लोग सेटिंग बना करके खुद काम नहीं कर रहे हैं, मैं शूद्र के अलावा की बात कर रहा हूँ, लेकिन 80% लोग तो कर रहे हैं। इसका मतलब कि उनके कार्यों में परिवर्तन हो गया। जो काम से पहले शूद्रों का था आज सबका हो गया, सब झाड़ू मार रहे हैं। या हम अगर नहीं मार रहे हैं तो जब वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग हुई थी सफाई के लिए, तो उस ट्रेनिंग में जो बड़े बड़े नाले हैं, मैं भी देखने गया था, तो मतलब लड़कियां भी, मतलब जितने लोग अप्लाई किए थे भाई, लड़कियां तो खासकर मुझे लगा उस समय की सब फॉरवर्ड करके लड़कियां थी। ठीक, सब उत्तम करके नाला जरूर, उस दिन तो ट्रेनिंग के रूप में तो सब साफ की ही थी। बात भले जो है कि नहीं है हमारी नियुक्ति यहाँ पर होगी तो हम नहीं करेंगे, 2000 रुपये आशा वाले मिलेंगे, ये हमारे घर वाला काम कराएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन ट्रेनिंग में जो सबकी ही थी, तो कुल मिला के कि जो ये काम था वो धीरे धीरे बट गया। सरकारें जब आती हैं तो ऐसे ही करती हैं। तो लोकतंत्र में जितने घृणित कार्य थे बंद कर दिए गए। और अब आज के समय में जाति नहीं, जाति के आधार पर कार्यों को बंटवारा नहीं है। किसके आधार पर है? बौद्धिक, अर्जित गुण या वर्ग। ठीक, आप चाहे जिस जाति के हैं, यहाँ तो सब ये जाति के तुम लोग बैठी हो, ऐसे भी एक जाति बिल्कुल हावी है। अगर मेरा हावी का मतलब, अगर कोई 80 लड़की यहाँ पर होती, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई 80 लड़की होती तो इस हिसाब से उसको यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि उसको झाड़ू लगाना है। लेकिन अगर वो पढ़ने में तेज है तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, उसका पहले हो जाता है। तो कार्यों को बंटवारा किसके आधार पर? जाति के आधार पर हुआ नहीं। किसके आधार पर हुआ? आपके गुण के आधार पर हुआ, आपके IQ लेवल के आधार पर हुआ, आपके बुद्धि के आधार पर हुआ। ये चीजें लिखिए आगे थोड़ा सा।
मेगासीरीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन समाज को सात जातियों में विभक्त किया। और ये सात जातियां ही पूरे भारत में फैली थी। ये सात जातियां निम्नलिखित हैं: दार्शनिक, कृषक, अधीर, कारीगर, अहिर, हाँ वही तो जाति है तुम्हारी। यादव सोनी, तो यादव क्यों है? वही नहीं हिंदी के लोग नहीं बता रहे। अहिर हो गया, कारीगर, सैनिक व सभासद इत्यादि। सात हो गया ना? अच्छा, तथा अन्य शासक वर्ग लिख लो। तथा सेंटेंस गड़बड़ हो गया क्या? फिर से लिखो। हाँ लग गया। बताओ क्या लिखोगे? दार्शनिक, कृषक, कारीगर, सैनिक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। हाँ इत्यादि वो तो गया। क्या नया क्या समझ नहीं। इसमें कोई जाति है जो बताना पड़ेगा। अरे क्या जो बीडीसी या ग्राम प्रधान वाले सब चुनाव होते नहीं होते सभासद। ठीक, सभासद मतलब किसी एक सभा का मुखिया, इस तरह के होते हैं। तो देखो ये आपको याद रखना है कि कभी कभी एक सवाल पूछता है कि मेगासीरीज ने अपनी टीका में मौर्य काल में कितनी जातियों को वर्णन किया। सुनो मेरी बात, सवाल ऐसे बहुत पूछता है कि मेगासीरीज ने मौर्य काल में कितनी जातियों का वर्णन किया है। तो आपको याद रखना है 7। ठीक, वर्ड कितने थे? 4, लेकिन जातियों की बात आई है तो कितना? 7। यही 7 जातियां थी जो पूरे भारत में फैली थी। हो गया। दूसरा है विवाह। ये हम लोग यादव, सिंह क्या क्या सब लिखते हैं ना, ये जातियां नहीं है। ये सब क्या है? टाइटल। असली जाति देखना हो तो आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र देख लेना, लिखा है। हाँ, अहिर, कुर्मी। जैसे अभी जिसको भी अगर आप किसी 80 को आप चमार कह दीजिए तो वो गाली से बच जाता है। कोई इमारती आई तो कहीं कि अगर कोई चमार को चमार कहेगा तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा। लेकिन जब उनका एक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें लिखा जाता है चमार, पासी। सही बता रहे हो? तो फिर लिखा जाता है कि जाति में क्या लिखा जाता है? चमार, पासी, या भी क्या कहते हैं उसको, खनिक कहते हैं, जो भी है। तो केवट, मल्लाह, केवट। हाँ केवट लिखा जाता है, मल्लाह लिखा जाता है।
अच्छा ठीक है, जो भी है तो कुल मिलाकर के ऐसे अभी आप किसी को अगर बोलोगे जो हम बोल रहे हैं तो वो उनको गाली लगता है सब अपना जैसे कुछ लोग लिखने भी लगे हैं नाम के साथ में चमार लिखते सही है। हाँ देखो 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 इसका भी कारण समझो आप क्यों लिखते हैं। अभी हमने बताया कि जातिवाद सेम कंडीशन है। अब वो चमार लिख के चमारों का एक ग्रुप बना रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। और अभी आप देखेंगे फेसबुक आईडी देखेंगे, इंस्टाग्राम की आईडी देखेंगे, फला चमार, फला ही, फला ये, फला वो, ये क्या है? अभी मैं एक लाइन पहले आपको बताया कि जातिवाद को बढ़ावा देना। अब जैसे अगर कोई अभी यादव लिख देगा, ठीक है, अब कोई अहिर लिख दे तो अहिर लिखने के बाद लोग टकटकी लगा उसको लिखेंगे, अरे ये तो बहुत शुद्ध वाला अहिर लग रहा है, तो उसके तरफ लोग एक देखिए ये एक साइकोलॉजी होती है, तो लोग थोड़ा उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, या वो क्या लिख रहा है। हम लोग फेसबुक पे देखते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें लोग इस तरह अटेक्ट करते हैं ताकि लोग पढ़ें, भले वो कोई मतलब की चीज़ नहीं होती लेकिन वो पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाने के लिए मोटी हेडिंग बड़ी खुरापात तरीके में होती है ताकि आप उसको पहले पढ़ें, समझे ना समझे बात की बात है। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने बताया कि जातियों में जो अपनेपन का उभार आ रहा है, जो जातिवाद को और बढ़ रहा है, ये उसी की देन है कि आज चमार चमार लिखने लगे हैं नाम के आगे, ठीक है। और तो ये सबकी चीज़, लेकिन उस समय क्या था कि अगर आप किसी चमार को चमार कहिए तो कहे अच्छा चलो आओ चलते हैं चौकी पर, क्या हुआ सर फला ने हमको चमार कहा, चला जाइए SC/ST है 6 साल की सजा 5,000 रुपये जुर्माना। नहीं हमने अथवा नहीं कहा, दोनों है, अथवा कहते तब होता। अभी देखो राजपाल यादव जल गए तो उनके लिए कहा गया, वो उनका भी मामला था, कहे या तो 9 करोड़ रुपया हम दो या तो 20 दिन जेल में रहो। सीधा साधा व्यक्ति कहा ना 20 दिन हम जेल में रहे 9 करोड़ रुपया नहीं देंगे, तो 20 दिन जेल काट के बाहर आ गए। लेकिन ये दो विकल्प थे, 9 करोड़ या जेल। अगर जेल और 9 करोड़ दोनों होता तो उनको दोनों देना पड़ता। तो कुल मिलाकर के कि ये जो चीज़ें अभी हम लोगों ने देखा कि 7 जातियाँ थी उस समय, मेगा सीरीज के इंडिया में प्रावधान किया गया है, और प्रतिलोम विवाह था, अनुलोम विवाह था, 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे, और एक नई जाति संकर, वर्ण संकर। कभी कहीं भी आपको संकर जाति भी मिलेगा, जैसे कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए कह देगा संकर जाति क्या होती है। अब आप सोचेंगे ये कौन, अब आप सोचेंगे ये कौन सी जाति होती है, कि शंकर भगवान में कौन सी जाति है या क्या है। तो अगर वर्ण शंकर नहीं दे रहा है तो संकर जाति अगर दे रहा है तब भी आप उसी को समझिएगा, और जब ये वाला संकर देगा तब भगवान को समझना। ठीक, चलिए देखते हैं हम विवाह। लेकिन उस समय संतानोत्पत्ति, उस समय संतानोत्पत्ति विवाह का मुख्य उद्देश्य था। विवाह के लिए कन्या की आयु 12 वर्ष, 12 वर्ष और लड़के की आयु 16 वर्ष, 12 वर्ष और लड़के की आयु 16 वर्ष उचित मानी जाती थी। देखो ये कन्यादान जो शब्द आया है हो गया, देखिए तुमको पहले जब बाल विवाह होता था तो बाल विवाह होता था तो बाल विवाह ऐसे ही होता था
9 साल 10 साल 12 साल की लड़की को क्या फिर ये थोड़ी कहा जाता था कि इस औरत की शादी पड़ी है या इस कन्या का विवाह पड़ा है या कन्या का विवाह भाई। उस समय 10-12 साल साल लड़की को कन्या ही कहा जाता था और उसी बाल विवाह अनियम में किसी इसी बाल विवाह शब्द से ही कन्यादान शब्द सामने आया है। लिखिए और आगे। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है। कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया है। ब्रह्म विवाह, ब्रह्मचर्य, आस विवाह, अगला प्रजापत्य विवाह, अगला गांधर्व विवाह, छठवां आसुर विवाह, अगला वैशाख विवाह और एक और है राक्षस विवाह। आप हो गए? देखो इसमें एक लाइन आपको बता दे रहे हैं कि आंसू नहीं आंसू होगा और सही है आंसू को बिना कर आंसू। देखिए इसमें एक लाइन आपको बता दे रहे हैं कि उस समय विवाह के लिए 8 रूप थे, ठीक। और इस समय उस समय इस समय कितने रूप हैं? इस समय अच्छा अच्छा, यहाँ कौन कौन, यहाँ बताओ इस आंखों कौन कौन से हैं? हाँ देखिए ब्रह्म विवाह और विवाह होता था जो आज हमारे यहाँ समाज में है कि माता पिता किसी जोड़ वर्ग को ठीक है चुनते थे और अपनी कन्या का कन्यादान में विवाह करते हैं। दैव विवाह जो होता था एक तरीके से जो लड़का अच्छा यज्ञ करता था, जो लड़का अच्छा यज्ञ करता था उसको योग्य मान करके उससे विवाह कर दिया जाता था। आर्ष विवाह में जो लड़का लड़की के माता पिता को एक जोड़ा बैल मतलब गाय बैल जो भी था एक जोड़ा लेकर दे देता था लड़की के पिता को, तो लड़की का पिता अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर देता था। प्रजापति विवाह में योग्य लड़की ठीक बताते हैं इसमें क्या था कि योग्य लड़के को देख करके मतलब माता पिता से केवल आशीर्वाद देकर के विवाह कर देते थे प्रजापति विवाह में। गांधर्व विवाह प्रेम विवाह था तब भी था। आसुर विवाह जो था जिसे किसी लड़की को जब कहीं से राजा कुमार ने जबरदस्ती मतलब ले आना अपहरण करके ले आना ठीक। और इसमें अगर किसी लड़की को मतलब बहका फुसला के विवाह कर लिया नशीला पदार्थ खिला के उसको मतलब गुमराह करके बहका के बहला फुसला जैसे समझो ये पैसा विवाह होता है। और राक्षस विवाह जो हुआ था जब किसी लड़की के साथ रेप वगैरह करने के बाद जो नियम में बताता है कि समाज में ऐसी चीजें होता क्या था कि लड़की के सम्मान के लिए कहते हैं आप उनसे विवाह करो, तो इसमें वह विवाह होता था
कि कोई अगर इस तरीके से कार्य करता था तो उस लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया जाता था। अब हमारे समाज में ठीक दो ते बिल्कुल है, लेकिन ये कौन सा विवाह है? हाँ, तो इसमें कैसे होता है? इसमें कैसे होता है? लड़का लड़की भाग के गए, कोर्ट मैरिज कर लिए। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब घर आते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? देते हैं ना कि तो ये भी है। और अब देखो, इसे अगर आप कहेंगे सर ये वाला इसी में आ गया, ये वाला इसमें आ गया, तो कभी कभी ये वाला इसमें भी तो आ जाता है। लड़का जिद्दी आ गया, नहीं हम लोग शादी करेंगे तो उसी लड़की से, लड़की जिद्दी आ गई, नहीं हम उसी लड़की से शादी करेंगे, तो है तो प्रेम विवाह। माँ बाप ने जाकर तो उसको किसको ले आते हैं? अरेंज बदल देते हैं। दुनिया जानती है कि नहीं, माँ बाप शादी तय किए हैं, भीतर भीतर गांधर्व विवाह हो रहा है। ठीक सेम कंडीशन वही है। जब ये वाली प्रक्रिया हम लोग भाग के शादी विवाह करते हैं तो अपने को बचने बचाने के लिए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ताकि हमारे ऊपर भाई कोर्ट मैरिज से मतलब यही होता है कि जो ये तो लड़का लड़की भाग गए हैं, लड़का लड़की भाग गया और लड़की के परिवार वाले लड़के को खोज रहे हैं और लड़के के परिवार वाले लड़की को खोज रहे हैं, दोनों को काट डालते हैं, मार डालते हैं। तो अब सोचते हैं कि तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। जो भक्त हैं वो पूरे चालाक होते हैं। लड़की भी अपने किसी एक पड़ोसी को सिस्टम बता देती है कि जो अपडेट होंगे बताते रहना, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मान गया कि नहीं मान गया, या क्या होने वाला है। और लड़का भी अगर लगा तो चेक कर देता है, तो उनको शाम तक पता लग जाता है कि अच्छा हम लोग की काटने की व्यवस्था हो रही है कि मारने की व्यवस्था हो रही है, कि दोनों लोग सहमत होकर के हम लोग की विवाह कराएंगे। तो अगर उन लोग को लगता है कि नहीं सब बिल्कुल उतावले हैं, काट डालेंगे, मार डालेंगे, तो कहेंगे चलो हम क्या कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो जब कोर्ट मैरिज हो गया तो गांधर्व विवाह का प्रेम विवाह तो खत्म हो गया, फिर वो किसमें आ जाएगा? फिर वो मजबूरी में आकर के जब बस नहीं होता है। तो इसमें भी देखिए उस समय जो ये विवाह थे, 4 को भिड़ माना गया था, इन तीनों को, और ये गाय वाले 4 को प्रचलन था, लेकिन उत्कृष्ट विवाह नहीं माना, मतलब अच्छा विवाह नहीं माना जाता था। जैसे हमारे यहाँ इसमें अच्छा क्या माना जाता है? ये उत्कृष्ट माना जाता है और ये निकृष्ट माना जाता है। ये निकृष्ट मतलब समाज के नजर में बता रहा हूँ, लेकिन मजबूरी में लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो उस समय इन 8 में 4 विवाह उत्कृष्ट था और 4 निकृष्ट थे, लेकिन होते थे। जैसे आज ये भी होता है, उसकी कंडीशन अलग होती है, लोग मान जाते हैं। तो इन लोगों ने, कौटिल्य ने उस समय 8 विवाह की बात की थी। ब्रह्मदेव, आश, प्रजापति, गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच, प्रजापति, 8 है। स्त्रियों व पुरुषों दोनों को, स्त्रियों व पुरुषों दोनों को पुनर्विवाह की अनुमति थी, पुनर्विवाह की अनुमति थी। चाणक्य ने नियोग प्रथा का वर्णन किया है। नियोग प्रथा, हाँ, नियोग प्रथा का वर्णन किया है। पुरुषों को अनेक विवाह करने की अनुमति थी, पुरुषों को अनेक विवाह करने की अनुमति थी।
ठीक, ये कौन सी प्रथा होती है? नियोग प्रथा मालूम किसी को? नाम सुना है नहीं? नियोग प्रथा वो होती थी, जैसे पहले क्या होता था कि हमने क्या बताया कि शादी का जो प्रमुख उद्देश्य होता था संतानोत्पत्ति, मतलब प्रजा की रक्षा करना। तो किसी कारणवश अगर जो पति पत्नी अगर उनसे बच्चा नहीं हो पाता था तो समाज या जो मतलब पति का जो भाई होता था, ठीक है, मतलब एक संतानोत्पत्ति करने के लिए जो इसको की जो पति का भाई होता था वह उसकी पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति कर सकता था, क्योंकि उस समय स्त्रियों को संतानोत्पत्ति का मतलब एक तरीके से उनका सम्मान माना जाता था कि अगर किसी स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है या नहीं होता है तो उस समय उसको अपमानित किया जाता था। तो इस कंडीशन में अगर किसी पुरुष को कोई दिक्कत होती थी तो नियोग प्रथा प्रचलित थी कि वह स्त्री या पत्नी अपने पति के छोटे भाई के साथ चाहे तो संतानोत्पत्ति कर सकती थी। उसी को हम क्या कहते हैं? नियोग प्रथा। ठीक।